Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Very, very good afternoon. सियाराम, अमित, कपिल, अंकुश, सचिन, गजेंद्र, बिमेश, विमल, आशीष, बिमलेश, एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। भाई बाकी सभी लोग होपफुली जल्दी से लाइव आ जाएंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजट 2023-24 के एमसीक्यूज के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ाई कर ली थी। 1 फरवरी 2023 को जो बजट रिलीज किया गया था भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी 2023 को जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट लाई गई थी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में, इन दोनों पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। और होपफुली यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आप लोग जानते हैं, जितना आप लोगों ने मेरे साथ बजट की उस लेक्चर में डिस्कस किया था या कहीं से भी आप लोगों ने बजट डिस्कस देखा हो, अगर उस नॉलेज को तो यहां पर यूज करना ही है आंसर करने के लिए, लेकिन एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां भी मिलेंगी। उन नई जानकारियों को रखिएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि लगभग फरवरी और मार्च के एग्जाम में तो बजट पे क्वेश्चन की उम्मीद कम करते हैं, लेकिन अप्रैल से एग्जाम जो शुरू होंगे आपके, उन सभी में बजट पर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो एक बार जल्दी से यस का कमेंट कर दे भाई सभी लोग कि बजट एमसीक्यू पर हम बात जो करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सुनील, उत्तम, एवरीवन, कपिल, ठीक है। तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ें ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इस बार के बजट पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास, बजट 2023-24 की जो प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज सेट की गई हैं, उसमें कितने बिंदु होंगे, यानी कि कितने सेक्टर्स को काउंट किया जाएगा। तो मैंने बताया था कि इस बार का जो बजट है, देखो आपके पास इस बार के बजट में जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें सप्त ऋषि बोला गया है। और इस वर्ड से हम देख सकते हैं कि सप्त ऋषि वर्ड के अंदर 7 प्राथमिकताओं को कवर अप किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा बजट 2023-24 के अंदर। सेकंड पर अगर हम बात करते हैं, ये अमृत काल का कौन सा बजट है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये अमृत काल कौन सा होता है और अमृत काल जो है वो कब से कब तक रहेगा। चलिए भाई, बिल्कुल होगा, उसके अंदर भी होगा भाई, बिल्कुल आएगा वहां पर। तो हम जानते हैं कि 2022 से लेकर 2047 तक का जो होगा इसे अमृत काल कहा जाएगा। लेकिन 2022 में कब से, देखो 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक का बजट। लेकिन अगर आप देखें कि पिछला बजट 2022 वाला तो सर अगस्त से पहले आ चुका था, तो हम कहेंगे कि ये 2023 में जो 1 फरवरी 2023 को बजट रिलीज किया गया है, ये इस अमृत काल का पहला बजट होगा। इसका मतलब पिछले बजट में अमृत काल बताया गया था, ये उसका पहला बजट होने वाला है। चलिए भाई, तो याद रखेंगे 2047 तक होगा। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत के दर से बढ़ने की उम्मीद बताई गई है, यानी कि सीधा सीधा सवाल यह है कि इस बजट में सरकार ने जीडीपी जो ग्रोथ बताई है इस साल यानी कि 2022-23 के लिए ये कितने प्रतिशत का अनुमान है, और अगले साल 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत का अनुमान होगा। हमें दोनों के आंसर देखो याद होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2023-24 में सरकार ने कहा कि लगभग 7% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, जबकि अगले साल ये 6 से लेकर 6.8 तक रह सकती है। 6 to 6.8 रह सकती है अगले साल में, लेकिन इस साल में रहेगी 7%, क्योंकि बात वर्तमान की हो रही है, वर्तमान वर्ष की। तो यहां पर आपका आंसर होगा 7%। नेक्स्ट ईयर के लिए होता तो आंसर बदल जाता। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जो 2013-14 के मुकाबले लगभग 9 टाइम्स 9 गुना अधिक है। तो 9 गुना अधिक है लगभग, लेकिन ये बहुत पहले के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम लगभग 9 साल पहले का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको छोड़िए, ये सोचिए कि कितने लाख करोड़ रुपए जो हैं वो रेलवे के लिए सरकार ने अलॉट किए हैं। तो याद रखें 2.4 लाख करोड़ यानी 2,40,000 करोड़ रुपए जो है टोटल बजट में वो दिए गए हैं रेलवे के लिए, 2.4 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद सरकार ने देखो यहां पर कहा है युवा उद्यमियों के लिए कृषि में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आप देखते हो नए नए तरह के इनोवेशंस किए जाते हैं जिन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। नई शुरुआत करना, नए इनोवेशंस करना, और एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन हो, कृषि में भी स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए,
इसके लिए सरकार एक फंड बना रही है जिसका नाम होगा एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के नाम से। तो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड होगा जिसके माध्यम से हम कृषि को और बेहतर बना सकेंगे। चलिए भाई आगे देख सकते हैं हम लोग, बजट 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय लगभग 2014 के मुकाबले डबल हो चुकी है और ये दोगुनी आय हो चुकी है प्रति व्यक्ति आय जो होगी भारत की। तो लगभग 2014 से डबल होकर अब कितनी हो गई? तो ये कहा गया कि भारत के लगभग एक व्यक्ति की जो औसत आय होगी 1,97,000 करोड़ रुपए, 1.97 लाख रुपीज होने वाली है औसत आय, यानी लगभग 2 लाख के करीब होगी औसत आय जो है भारत की। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, बजट 2023-24 में किन राज्यों पर लगातार फोकस करने की बात कही गई? भारत के वो कौन से राज्य हैं जिनको अधिक फोकस की जरूरत है, जिनको अधिक हाईलाइट करने की, टारगेट करने की जरूरत है? तो देखो यहां पर याद रखना है कि जम्मू कश्मीर तो है ही हमारे पास, लद्दाख भी है और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनको, और साथ में कश्मीर और लद्दाख को भी टारगेट में रखा जाएगा स्पेसिफिक तौर पर। तो कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट होगा। बजट 2023-24 के अनुसार किस फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा? सरकार ने कहा है कि हमें हर फसल में उत्पादकता को बढ़ाना है, लेकिन मुख्य तौर पर वो कौन सी फसल है जिसके उत्पादन को बढ़ाने का टारगेट जो है वो सरकार ने इस बजट में लक्षित किया है? तो सरकार द्वारा जिस बजट को में बढ़ाया जाएगा बेसिकली उसको ध्यान में रखेंगे कि इसमें बात की गई है सरकार द्वारा कि कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है, जो कपास का प्रोडक्शन होता है, सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है लगातार। लेकिन साथ में सरकार ने कहा है कि इस बजट 2023-24 के अंदर हम बाकी चीजों को भी टारगेट करेंगे और उसको भी बढ़ावा देंगे। तो कॉटन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात की है सरकार ने, और साथ में बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्रोडक्शन को सरकार लगभग इंक्रीज करेगी इसमें। अच्छा इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या कहता है। 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सरकार ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें यानी फल और सब्जियों की क्वालिटी को बेहतर करने और उनको रोग मुक्त करने के लिए, एक्चुअली भारत में जो एग्रीकल्चर होता है या हॉर्टिकल्चर होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों में उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। यह माना जाता है कि भारत का जो हॉर्टिकल्चर है इसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। तो इस लो क्वालिटी को खत्म करके, बल्कि इसे रोग मुक्त करके, इसकी गुणवत्ता को बेहतर करके सरकार लेकर आई है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट के नाम से। और ये क्लीन प्लांट में यही होगा कि आप इसमें बहुत कम केमिकल का यूज करेंगे ताकि इसकी क्वालिटी बेहतर हो और ये डिजीज मुक्त हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था बाजरे के लिए वैश्विक हब का काम करेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि 2023 को सरकार ने बाजरा वर्ष घोषित किया है, याद है भाई, और 2023 को यूएन की तरफ से जो माइलेट्स का वर्ष घोषित किया गया यहां पर, इसमें याद रखना है कि हमारे पास एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च के नाम से, बाजरे पर रिसर्च करने के लिए ऑलरेडी एक संस्था हमारे देश में जो कि हैदराबाद में होगी। तो ये हैदराबाद से रिलेट करेगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण को कितने लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा? सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए जो कृषि ऋण है इसको बढ़ाने की बात की है, और यहां सही जवाब होगा 20 लाख करोड़। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इसमें, ये 10 नहीं 20 लाख करोड़ रुपए होगा, इतना पैसा दिया जाएगा इसके अंदर, 20 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने मूल्य श्रृंखला समता, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पढ़ेंगे ऑप्शन में, पीएम मत्स्य संपदा योजना जो फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए चलाई जाती है, मत्स्य संपदा योजना कहते हैं जिसे, इसके लिए सरकार लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित करने वाली है? तो मत्स्य संपदा योजना पर ध्यान देना, 6000 करोड़ रुपए फिशरीज से संबंधित होती है। ये 2014 से भारत में 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए, लेकिन अब कितने नर्सिंग कॉलेज किए जाएंगे? कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना की जाएगी?
तो सरकार ने कहा है जो 157 मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी के साथ 157 ही नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो भी लाए जाएंगे। 157 इसका सही आंसर होने वाला है, 157 नर्सिंग होंगे। अगला क्वेश्चन है, कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे और जो बहुत वंचित वर्ग बोलते हैं ना हिंदी में, कमजोर या वंचित बोलते हैं, इनको बेहतर बनाने, इनमें सुधार करने के लिए, जनजातीय समूहों को सुधार करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो देखो इसका नाम होगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी। ये तो समझ में आता है, लेकिन आगे का वर्ड होगा डेवलपमेंट, यानी इनको विकास करना, इनकी स्थिति को बेहतर और सुधारने के लिए पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम होगी ट्राइबल एरियाज के लिए। सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में कितने शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती करेगी? सरकार ने कहा है जो एकलव्य स्कूल्स होते हैं, मॉडल स्कूल यानी कि जो जनजातियों के लिए काम करते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, लगभग 38,800 नए टीचर्स की भर्ती देखो इसमें की जाएगी। एक एक सवाल आपके लिए बिल्कुल बनाया गया है देखकर, जिससे कि क्वेश्चन में भी कुछ जानकारी हो और आंसर में भी कुछ जानकारी हो। हाल ही में आपको पता होगा कि पानी के कमी की वजह से जो ऊपरी भद्रा एक योजना रिवर का नाम है, और ये ऊपरी भद्रा परियोजना जो है उसके तहत सूखे ग्रस्त क्षेत्र में यहां पर 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। देखो अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में भी आंसर होते हैं बहुत सारे। तो 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सूखे के प्रभावित क्षेत्रों के लिए, जो कि हरियाणा राज्य को मिलेंगे। सॉरी, हरियाणा कह रहा हूं, आपका आंसर हरियाणा था यहां पर, लेकिन सही जवाब इसका होगा कर्नाटक को। तो कर्नाटक राज्य को मिलेंगे सूखे के लिए 5300 करोड़ रुपए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कमी के लिए कौन सा फंड बनाया जाएगा? देखो यहां पर एक फंड बनाया जाएगा जैसे गांव के विकास के लिए, मैंने बताया है आपको कि एक फंड होगा जो गांव का विकास करेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF कहते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक नए फंड का निर्माण किया जाएगा जिसे UIDAF कहा जाएगा, यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये रूरल वाला तो पहले से होता है, अब अर्बन वाला बनाया जाएगा, ठीक है, शहरों का भी बनाया जाएगा। 2022 में UPI के माध्यम से लगभग 126 लाख करोड़ रुपए जो हुए हैं वो लेन देन भुगतान किए गए, लगभग कितने करोड़ लेन देन में? तो भारत में लगभग 7400 करोड़ लेन देन हुए हैं, 7400 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिसमें लगभग 126 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। अमाउंट 126 लाख करोड़, ट्रांजैक्शन लगभग 7400 करोड़ रुपए हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शौचालयों का निर्माण किया गया? तो लगभग यह कहा गया है कि भारत में अब तक जो शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में एक्चुअली सरकार लेकर आई थी, उसके माध्यम से शुरुआत कर दी गई थी, और लगभग 11 या 12 करोड़ कह सकते हो, 11.7 करोड़ जो है वो शौचालय बनाए गए। अगला देखते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री गैस कनेक्शन दिए जाते हैं गरीबों को, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, ये कितने कनेक्शन दिए गए अब तक? तो लगभग 9 करोड़ 60 हजार, यानी 9.6 करोड़ जो हैं, 9 करोड़ 60 लाख कहेंगे इसे आप, इतने कनेक्शन दिए गए। PM जनधन बैंक खातों के तहत कितने खाते हो चुके हैं अब तक? 9.6 ही ठीक है, बिल्कुल। देखो जरा, तो जनधन खाते जो सरकार 2014 में शुरू किए थे, 47.8 करोड़ खाते अब तक जनधन के तहत हो चुके हैं। बिल्कुल याद आ रहा है सब कुछ, लगभग 48 करोड़ के करीब में। MSME को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड बनाया जाएगा जो डिजिटल होगा। तो सरकार ने कहा है MSME के लिए सरकार जो है व्यवसायों के लिए बड़े संस्थाओं की ही तरह एक एंटिटी डिजी लॉकर की शुरुआत करेगी। एंटिटी डिजी लॉकर के नाम से होगा, जिसमें सारे डिजिटल इंफॉर्मेशन होंगी, स्टोर कर सकते हैं आप अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट को, डिजी लॉकर कहलाएगा, एंटिटी डिजी लॉकर। 5G सेवाओं के लिए कितनी लैब स्थापित की जाएंगी? 5G सेवाएं जो होंगी भारत में, उसके लिए 100 लैब्स जो है उनको बनाया जाएगा। किस योजना के तहत 500 वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि वेस्टेज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्लांट लगेंगे, 500 लगेंगे,
इसका नाम होगा गोवर्धन योजना। कौन सी योजना? गोवर्धन योजना के तहत अगले 3 वर्षों में किसानों को अपनी खेती को सुविधा के लिए जैव इनपुट संसाधन, क्योंकि यहां पर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरुआत की है बायो इनपुट रिसोर्स की। और जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनेंगे भारत में, वो लगभग कितने बनेंगे, ताकि हम ऑर्गेनिक खेती को अपना सकें? तो आप क्या कहोगे सर? देश में लगभग 1000 ऑर्गेनिक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो 1000 बनाए जाएंगे। अगले 3 वर्ष में युवाओं को नौकरी देने के लिए, स्किल्ड करने के लिए, युवाओं को स्किल बनाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। वो कौन सी होगी? क्योंकि एक योजना जो पहले से चल रही है भाई, यहां पर कुशवाहा जी बिल्कुल पढ़ लीजिए ध्यान से, तो यहां पर ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। तो ये कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए ही होती है, जो ये 4थी बार यानी शुरू होगी दोबारा से अगले 3 साल के लिए। अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर युवाओं को बेहतर मौका मिले, इंटरनेशनल लेवल का कौशल मिले, अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेंगे यहां पर। तो याद रखिएगा भाई, अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो होंगे यहां पर लगभग 30 अलग अलग राज्यों में इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी बनेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत योजना होती है, वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में सरकार ने 15 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। वर्ष 2023-24 में लगभग भारत का राजकोषीय घाटा जो 2025-26 तक रखने की उम्मीद बताई गई, वो कितना है? देखो, अभी जो भारत का घाटा है 2022-23 में, वो 6.4% का टारगेट है। 2023-24 में जो टारगेट है वो 5.9 का रहेगा लगभग। लेकिन 2025-26 तक सरकार कहती है कि हम इसे 4.5 तक ला सकेंगे। तो ये अलग अलग वर्षों के लिए याद रखना है, क्योंकि बात 2024-25-26 की है, तो 4.5 करने का लक्ष्य फिलहाल के लिए है। इस बार 5.9 और पिछली 6.4 था। हाल ही में भारत में जो प्राचीन शिलालेख हैं, जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको डिजिटल किया जाएगा, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा सरकार के द्वारा। और ये डिजिटलाइज करने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की है, उसमें क्या होने वाला है? जो एंशिएंट होने वाला है भारत में, तो ये एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के लिए क्या होगा? ये हैदराबाद में एक्चुअली बनाया जाएगा, जिसमें बहुत पुराने लिए जाएंगे। इसका नाम होगा भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के नाम से, भारत शेयर्ड के नाम से होगा। आगे देखते हैं। लाखों कर्मचारियों को अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक मंच दिया जाएगा, जहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आया था कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करें। उसका नाम होगा आई गॉट कर्म योगी। आई गॉट कर्म योगी। कर्म योगी एक प्रोग्राम है जिससे अच्छे लोगों को बेहतर बनाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों के अंदर। मेक एआई इन इंडिया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनरी का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अब जो है वो सेंटर बनाए जाएंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी 3 केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, 3 बनाए जाएंगे भारत में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करने के लिए अब हर जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म यूज होगा। हर जगह पर पैन कार्ड को सामान्य पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। न्याय के लिए भारत में 7,000 करोड़ रुपए से ई कोर्ट्स परियोजना चलाई जाएगी, यानी सब कुछ कोर्ट्स को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ई कोर्ट्स परियोजना होगी, जिसका 3रा चरण शुरू होगा। इससे पहले 2 बार ये ऑब्वियसली शुरू हो चुकी है पहले ई कोर्ट्स के नाम से। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष भारत में 5 MMT वार्षिक उत्पादन होगा, 5 मेट्रिक टन जो होगा बेसिक तौर पर। तो यहां पर जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन होगा, इस हाइड्रोजन मिशन के तहत देखो क्या लाया जाएगा। तो यहां पर ध्यान में रखना है, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होने वाला है, इसके तहत कहा गया है 2030 तक हम इसको बेहतर बनाएंगे। इसके लिए सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए भी देने वाली है। वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, यानी जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर हैं,
उनका संतुलित उपयोग करो, ग्रीन को बढ़ावा दो। इसलिए सरकार ने पीएम प्रणाम योजना लेकर आई है। यह प्रणाम योजना किससे है? यह उर्वरक के उपयोग से संबंधित होगी। वेटलैंड्स के उपयोग के लिए, वेटलैंड्स को बेहतर बनाने के लिए, जो वेटलैंड्स होते हैं इसका मतलब है जो समुद्री झीलें होती है या पानी से जो दलदल होती है, जैसे भारत में रामसर स्थल होते हैं 75 है जो वेटलैंड होते हैं, तो सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम क्या होगा? अमृत धरोहर के नाम से। तो सरकार एक योजना लेकर आई है जिसका नाम होगा तो सरकार ने ऐसे के लिए अमृत धरोहर स्कीम शुरू करेगी। चैलेंज मोड में काम करने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को विदेशी पर्यटक कंप्लीट पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भारत में कंप्लीट किया जाएगा सारे टूरिज्म एट्रैक्शंस को, जितने भी टूरिज्म से रिलेटेड एट्रैक्शन होने वाले हैं भाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में लगभग 50 केंद्रों को, 50 एयरपोर्ट वगैरह जो हैं वहां पर कंप्लीट पैकेज होगा, एयरपोर्ट वगैरह भी बनाए जाएंगे। किस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो जो सीमावर्ती गांव होते हैं, स्पेसिफिक तौर पर आप जानते हैं बॉर्डर एरियाज, वहां लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास के रीजन में जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑब्वियस टूरिज्म एक्टिविटीज करते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को टारगेट किया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 2 साल तक की लड़की और महिलाएं जो है वो 2 लाख रुपए तक किस योजना के तहत जमा कर सकती हैं? देखो मैंने बताया, ये मैंने शॉर्ट वीडियो नोट्स में भी बताया, रील में भी, महिला सम्मान सेविंग यानी महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट होगा जिसके तहत ये पैसे को 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती है। मासिक आय खाता योजना में जो 4.5 लाख रुपए है सिंगल अकाउंट में, जो मंथली सेविंग इनकम स्कीम होती है, मंथली इनकम सेविंग स्कीम कहते हैं जिसे, इसमें 4.5 लाख की जगह आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और ज्वाइंट हो तो उसमें 15 लाख तक, सिंगल में 9 लाख तक, ज्वाइंट हो तो 15 लाख तक। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर की छूट को, जो भाई कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए तक कमाता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब कोई इंसान अगर 7 लाख रुपए तक कमाएगा तो उसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख रुपए की इनकम तक अर्न करने वाले पर कोई भी टैक्स बजट 2023 के अनुसार नहीं होगा। जो गिफ्ट सिटी होती है, ये पूरा एक नाम है, आईएफएससी गिफ्ट सिटी बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी है ये, जो भारत के गांधीनगर गुजरात में बनी हुई है आईएफएससी। और अगर आप यहां पर अपने फंड, अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं गिफ्ट सिटी के अंदर, बेसिकली गुजरात के अंदर ये बनाई गई है। गुजरात जो फाइनेंशियल सिटी होने वाली है, इसमें आप 2025 तक अगर लेन देन करते हैं तो वो भी कर मुक्त कर दिया गया है। धन स्थानांतरित करने पर कर जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट, वो मिलता रहेगा। ये गिफ्ट सिटी कहां है? गुजरात में। नमस्ते योजना किस चीज के लिए लाई गई है? देखो, नमस्ते योजना के तहत जो सीवर कनेक्शन है, मैंने बताया था आपको, सीवर कनेक्शन की जो सफाई मैनुअली की जाती है वो मशीनों के माध्यम से होगी। और इसके लिए आपको याद रखना है कि यहां पर पहले 1500 शहरों को कवर किया जाएगा नमस्ते योजना। बजट 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए लगभग कितना बजट लाई है सरकार हेल्थ के लिए? तो ध्यान रखेंगे कि जो हेल्थ सेक्टर है भारत का, उसके लिए जो बजट का प्रावधान है वो कितना किया गया है? तो लगभग यहां पर बात की गई 88 या 89 हजार करोड़ रुपए, लगभग 89,000 करोड़ के आसपास है, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार दे रही है। जल जीवन मिशन के लिए सरकार कितना दे रही है? यहां पर जो जल जीवन मिशन है सरकार का, उसके लिए कितना प्रोवाइड करने वाली है? देखो, अलग अलग क्षेत्र के लिए सरकार ने अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर किया है। तो जल जीवन मिशन के लिए कितना पे करेगी? तो सरकार कहती है कि लगभग हम यहां पर 70,000 करोड़ रुपए हैं जल जीवन मिशन के तहत। यह भी याद रखना है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा की सीमा कितनी कर दी गई? ये वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया है, लगभग जो 15 थी उसको 30 कर दिया गया, 15 से 30 कर दिया गया। वर्ष 2023-24 में अगर कोई 9 से 12 लाख रुपए कमाएगा तो कितनी स्लैब होगी? देखो, क्या रूल है भारत में, 0 से 3 लाख कमाएगा तो कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख कमाएगा तो 5%,
6 से 9 लाख कमाएगा तो 10%, 9 से 12 लाख कमाएगा तो 15%, 12 से 15 लाख कमाएगा तो 20%, और 15 लाख से ऊपर कमाएगा 15 लाख से ऊपर कमाएगा तो 30%। तो इसका मतलब 9 लाख से लेकर अगर हम 12 लाख की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से ये 15% हो जाता है, 15% हो जाता है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37%, जो सरचार्ज लगता है इनकम टैक्स के अंदर, जो इनकम टैक्स में सरचार्ज लगता है, ये रूल होता है। देखो, अगर किसी की इनकम 50 लाख तक है, 50 लाख तक कोई कमाता तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगता, मतलब अतिरिक्त कर नहीं लगता। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ कमाता है तो 10% एक्स्ट्रा, 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाता है तो 15% एक्स्ट्रा, और 2 करोड़ से ऊपर कमाता है, 2 करोड़ के ऊपर कमाता है तो 25% एक्स्ट्रा लगता है, उसे सरचार्ज कहते हैं। तो पहले जो 37% था वो खत्म कर दिया, अब सरचार्ज 25 तक होगा, 25 से आगे सरचार्ज नहीं होगा। और आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में एमएसएमई योजना जो लाई गई है उसके लिए कौन सी घोषणा की गई है सरकार द्वारा? तो एमएसएमई को बेहतर करने के लिए सरकार ने रिवैम्प्ड यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आई है सरकार, एमएसएमई को बेहतर बनाने के लिए। तो एमएसएमई से रिलेटेड भी सरकार की एक स्कीम जो है उसको लाया गया। तो चलिए भाई, इतनी बातें आपको याद करनी थी। ये 50 बेहतरीन क्वेश्चन जो पॉसिबल थे, जो बनाए जा सकते थे, और अभी भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, समय समय पर वो हम लेकर आते हैं आपके लिए। लेकिन इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, अगर आप बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिली होगी, तो चलिए होपफुली काम आएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। अगर आप फरवरी छोड़ दें, उसके बाद कोई एग्जाम है अगर आपका, तो जरूर पढ़कर जाए इससे। फेब में उम्मीद कम लगती है मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और जल्दी ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।